अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। फ्राम जुलाई 1 ऑनवर्ड्स यानी 1 जुलाई 2024 के बाद से एक आम पाकिस्तानी की, एक मिडिल क्लास मैन की और एक सैलरी क्लास पर्सन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और उसके लिए हम आपको पहले से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, जो कि फाइनेंस बिल कल मंजूर भी हो गया है, उसमें इतनी बड़ी अवाम दुश्मन उसमें फैसले हैं जिसका अंदाज़ा शायद अभी एक आम आदमी को लगाना मुश्किल हो रहा है या उसको अभी समझ ही नहीं आ रहा। एंड ऑफ द मंथ जब जो सैलरीड क्लास है, जब उसकी सैलरी से इनकम टैक्स की मद में मज़ीद पैसे काटे जाएंगे यानी आपकी सैलरी मज़ीद कम हो जाएगी। उसके बाद जो जनरल सेल्स टैक्स है वो आपकी सैलरी से, और आप जो खुर्दो नोश की अशिया ख़रीदेंगे उसको आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो बिजली का बिल है वो तकरीबन आपको डबल ना सही तो मेरा ख्याल है शायद डबल के करीब ही उसको आपको पे करना पड़ जाए। गैस के चार्जेस बढ़ जाएंगे और उसके अलावा मुख्तलिफ जो टैक्सेस हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में भी, उन तमाम चीज़ों में आपको झोलियाँ भर भर के देनी पड़ेंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोगों का कुछ तज्जिया ये भी है कि जो आपकी बजट का क्वार्टर है ना, यानी 25% आपकी सैलरी का, वो आप शायद अपने घर ले जा सके इन तमाम कटौतियों के बाद। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की डिटाई देखिए कि वो कहती है कि इससे बेहतर बजट हम दे ही नहीं सकते थे। हमने आम आदमी को रिलीफ भी दे दिया, हमने जो है वो मिडिल क्लास को रिलीफ दे दिया, सैलरी क्लास को रिलीफ दे दिया, और सबसे बड़ा इशू जो है वो आपका बिजली का बिल है। क्या वजह है कि जब आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल आता है 3000 अगर, या फिर 3500। लेकिन अगर आप उसमें 1 यूनिट का भी आप गलती से भी इजाफा हो जाए, आपका बच्चा जो है एक दिन पंखा ज़्यादा घर का चला ले, उस दिन ये होगा कि आपको वो बिल 3000 के बदले 8000 देना पड़ेगा। ये भी छोड़ें, आप जब अपना बिजली का बिल देखते हैं तो कौन सा टैक्स है जो आप नहीं लेते, और आपको शायद पता भी नहीं है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसका खमियाजा भी आपने भुगतना है, जहाँ पे बिजली लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसका खमियाजा भी आपने भुगतना है। बल्कि अगर मैं देखूँ तो बिजली की तकसीम कार कंपनी के जो चार्जेस हैं, हुकूमती चार्जेस, टेलीविज़न की फ़ीस, आप केबल देखते हैं उस पर GST देते हैं, FBA प्रॉपर्टी और टैक्स देते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देते हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनी के चार्जेस देते हैं, FC चार्जेस देते हैं, सेमाही एडजस्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन देते हैं, मजमूई चार्जेस देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या देती हूँ। खैर, इस पर ज़रा आज हम खुल के बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो सियासी जो आज गुफ्तगू हुई है या जो अपडेट्स हैं उससे भी आपको आगाह करती चलूँ। फवाद चौधरी साहब, जो दोबारा से उनकी कोशिश है कि PTI में वो बनाया, वो अपने आप को PTI का हिस्सा भी कहते हैं, लेकिन जो अभी वाले PTI के जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त था तो ये लोग छोड़ गए और हमने इस पार्टी को आगे चलाया, वो इनको जगह नहीं दे रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे थे जरा कोई सुनते हैं। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने के इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। और हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तरीके इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। फवाद चौधरी साहब हामिद खान साहब को, रऊफ हसन साहब को चूहे कह रहे हैं, लेकिन चूहे रऊफ हसन साहब पहले फवाद चौधरी साहब को भी कह चुके हैं। हमारे 2 प्रोग्राम में रऊफ हसन साहब ने फवाद चौधरी और दीगर पर क्या इल्जामात लगाए, वो भी सुन लीजिए। सभी जो लोग गए हुए अपने सियासी जनाजे लेके हमारे दरों साहब ने आपको अप्रोच किया? नहीं, ये सारे मैंने इनको रैट्स कहता हूँ। ये जब शिप मॉबली हुआ थोड़ा सा PTI का, तो सबसे पहले जंप करने वाले यही लोग थे। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो हमारी हुकूमत वक्त है, उन्होंने अपने कुछ टाउट्स जो हैं वो छोड़े हुए हैं ताकि वो पार्टी में हम आहंगी जो है उसको डिस्टर्ब करें, मिसगिविंग्स वो क्रिएट करें। एनीवेज, हम दोबारा से आ जाते हैं कि जो बिजली का बिल है वो क्या आवाम में सिकत रहेगी, उसको देने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट है, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र है, फॉर्मर एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया साहिबा। नजीब साहब, मैं चाहूँगी कि आज ज़रा पर्टिकुलरली बात कर लें कि जो बिजली का बिल है इसका आखिर करना क्या है, हुकूमत क्या सोची बैठी है। मतलब आपने सारा अपना खसारा जो है वो बिजली की बिलों की मद में ही पूरा करना है। और इस पर शुरू करने से पहले एक बड़े सीनियर अदाकार हुआ करते थे अपने वक्त के, राशिद महमूद साहब, उनका मैं एक क्लिप देख रही थी और
मेरे लिए तो वो बड़ा पेनफुल था। मैं चाह रही हूँ कि हमारे नाज़रीन भी देख लें, आप भी देख लें, फिर ज़रा इस बात का आगाज़ करते हैं। 45,368 रुपए का बिल आ गया है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे, कहाँ से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इस मुल्क की सारी जिंदगी जो खिदमत की मैंने, गलत किया मैंने। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। बहुत दुखी हूँ मैं मेरे पाक परवरदिगार में। मैंने बड़े बड़े गलत मुल्क में पैदा हुआ। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा हुआ मेरा। आप सोचिए कि खाका नजीब साहब ये किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कि आप ऐसा अपने एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये हर घर की कहानी बन चुकी है। सर, अभी इस बजट के बाद और ये इतने लंबी फेरिस्त टैक्सेस की, ये आखिर मामला है क्या? बिजली के बिल से ही आपको सारा खसारा पूरा करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब, एक तो बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो रिफॉर्म है ना, मेरा ख्याल है वो प्रेसिडेंस लेता है ओवर ऑल अदर रिफॉर्म्स इस वक्त, इसलिए कि इससे जो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि पैदावारी लागत है वो इतनी बढ़ गई है कि एवरीवन इन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन कंप्लेनिंग। ये हमें नॉन कम्पिटिटिव करता है इंटरनेशनली। एग्रीकल्चर की इनपुट बढ़ती है तो उससे इन्फ्लेशन आती है और लोगों की जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं, और अगर लोगों के घर बिल ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली उनकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है। ये भी नहीं है कि कहीं बढ़ के रुक गई है। अब 5 से 7 रुपए की शायद एक और इंक्रीज़ आ रही है। इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 25 से 29 रुपए के दरमियान एक एवरेज टैरिफ है। ये 5 से 7 रुपए बढ़ जाएगा। अब देखें, इसकी बात इस तरह से है कि एक स्टेट है जो डिस्कोस को एज मोनोपोलीज चला रही है, एक स्टेट ये है जो गैस कंपनीज को एज मोनोपोलीज चला रही है। जनरेशन भी हमारे पास है, यानी कि जनरेशन पावर प्लांट्स भी हमारे पास हैं। जो पाकिस्तान में कितनी बिजली बननी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है, उसकी क्या कीमत होनी है, वो नेपरा और ओगरा यानी कि अगेन स्टेट रेगुलेट करती है। कोई कंपेटिटिव बिहेवियर इसमें नहीं है। लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम अगला साल 1 जुलाई को अगर सारे अपने खसारे सिर्फ बिजली के जमा करें तो वो 600 अरब यानी कि $2 बिलियन हैं। ये स्टेट खुद मान रही है। तो अगर यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसकी तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट 3 महीने से हुकूमत को शुरू कर देना चाहिए था। डिस्कोस के बोर्ड तब्दील करना ये सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। मैं जब 2009 में आया तो मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लिखे। मैंने ये कोशिश की कि डिस्कोस के बोर्ड्स पे बहुत अच्छे लोग लाए जाएं। ये पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज हम चंद चेहरों को जानते हैं, हम उन चंद चेहरों को ही रिपीट करते चले जाते हैं। और उन चंद चेहरों का भी आप याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, कोई स्टेक या ओनरशिप नहीं है। आप मुझे जितने मर्जी डिस्को बोर्ड्स पे डाल दीजिए, आई डोंट हैव अ पेनी इन्वेस्टेड इन एनी डिस्को, तो मुझे तकलीफ नहीं होती जब उस डिस्को की लाइन लॉसेस आर हायर देन जो कि अलाउड हैं। उसके जो रिकवरीज हैं वो 85% हैं 100% में से। सो यहाँ पे खड़े हैं। फिर पाकिस्तान का जो टैरिफ का निज़ाम है वो है ही गलत। अब आप पूछे ये क्या बात की, जैसे टैरिफ बढ़ रहा है, जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, ये तो उस जगह हमने किया था आज से 25-30 साल पहले जब सप्लाई हमारी कम थी और डिमांड आउटस्ट्रिप कर रही थी। आज तो 43,000 to 45,000 मेगावाट की सप्लाई अवेलेबल है और पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 10,000 मेगावाट एवरेज और गर्मियों की 25,000 है। सो यू वांट टू सेल मोर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज फिक्स्ड 2100 अरब जो इस साल के चार्जेस हैं वो तो आने ही आने और हैं। उसी का खुमियाजा मतलब उन गलत पॉलिसीज का खुमियाजा आज अवाम भुगत रही है। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात का आगाज करें। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आपका जो एहतजाज है वो भी बिजली के बिल को लेकर है। देखिए, जो बिजली की नाकाबिले बिजली की कीमतें हैं जी, बिजली की जो नाकाबिले बर्दाश्त कीमतें हैं उसने एक आम आदमी के लिए बिजली का बिल अदा करना नामुमकिन बना दिया है। इस वक्त हमारे ताजर और सनतकार को भी बिजली के बिल अदा करने से कासर है और बिजली के बिलों के अंदर 21 किस्म के टैक्सेस लगाए गए और फिर बिजली के जो टैरिफ हैं, जो स्लैब हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि 200 यूनिट का बिजली का बिल जब आता है वो जब 201 में तब्दील होता है तो 5,700 रुपये इजाफी टैरिफ के उससे वसूल किए जाते हैं।
हालांकि दुनिया में असूल ये है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो उसका रेट कम हो जाता है। इसलिए मौजूदा बिजली की कीमतों के अंदर कारोबार को करना, मौजूदा बिजली की कीमतों में सनतों को चलाना। अब आपका लाएअमल क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, करने क्या जा रहे हैं? यकम जुलाई को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे और हमने बिजली की कीमतों के खिलाफ एक मज़ाहमती तहरीक का आगाज कर दिया है। अगर हुकूमत ने हमारी बात को संजीदगी से ना लिया, IPPs के मुआहदे रिव्यू ना किए, तो हम अगले हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, मुझे आपसे इतना ही जानना था। डॉक्टर खाका नसर नजीब साहब, जो ये वाला मामला है, 200 यूनिट यूज़ करेंगे तो 300 साढ़े 3,000 बिल आएगा, लेकिन अगर 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया तो वो 8,000 साढ़े 8,000 आएगा, क्योंकि हमने IPPs के साथ ऐसे मुआहदे किए हुए। ये तो भत्ता है। सो देखिए, एक तो बात ये कि कुछ लोग समझते नहीं है, उनके घरों पे एक्चुअली टाइम ऑफ यूज़ मीटर लगा हुआ है और उसमें स्लैब्स हैं ही नहीं है। ये जो 201 से कंपैरिजन किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। तो जो आप 5 बजे से आई थिंक 11 बजे तक शायद स्लैब चलता है या 6 से 10 चलता है, जो हाई स्लैब चलता है, उसका रेट तो 5 से 11 जो पीक आवर्स है जी, जो पीक आवर्स हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो लोगों को ये मशवरा है कि पीक आवर्स पे इस्त्री, बिजली, टेलीविज़न जो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन, उसको मिनिमाइज़ कर दें ताकि आपका ऑफ पीक आवर्स पे ज़्यादा बोझ चला जाए। ये तो एक बात है। पर नादिया, आई एम गोइंग टू पुट वेरी वेरी क्लियरली मैनी आइटम्स टू यू सो दैट अगर पॉलिसी मेकर्स समझना चाह रहे हो और मूव करना चाह रहे हो, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को आपको हर सूरत में एक टीम बनानी पड़ेगी जो पाकिस्तान के पावर गैस सेक्टर की सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सके। आपको उसमें इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स, फाइनेंस वाले, ये 3 और लॉयर्स, ये जमा करने पड़ेंगे। बड़े ही अदब से कहता हूँ कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि स्टेट में ये चारों लोग इस वक्त नहीं हैं जो कि आकर एनर्जी टीम की सूरत में ये काम कर सकें। आपको अपनी स्टेट का रोल लिमिट करना पड़ेगा, टैरिफ को रीवैम्प करना पड़ेगा। जैसे ये भी कह रहे थे, मार्जिनल टैरिफ पे ज़्यादा बिजली बेचना चाहते हैं हम, जी ज़्यादा बिजली बेचना चाहते हैं हम। तीसरी बात यह है कि आपको जो IPPs हैं उनके साथ अपने मुआहिदों को दोबारा देखना पड़ेगा। आई थिंक 17 चाइनीज़ फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, 11,000 मेगावाट के, $15 अरब की तकरीबन हमारी इनके पास हमारी डेट है। इसको रीप्रोफाइल करें ज़्यादा टाइम के लिए, उससे आपको बिल्कुल सही है। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सॉरी मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं चाह रही हूँ ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपसे ले लूँ। एक तो आपने कहा वो जो पीक आवर्स वाली आपने बात की, 200 यूनिट के बाद 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है, एक बहुत बड़ा एक जंप आता है। कहा यह भी जाता है कि अगर आपने 1 महीने भी 200 से 201 यूनिट कर लिए तो अगले 6 महीने का जो बिल है वो आपको 200 से ज़्यादा यूनिट का ही आएगा। ये क्या मिथ है सर? देखिए, इसमें भी अगेन टैरिफ रिफॉर्म करना चाहिए। ये जो स्लैब्स के बेनिफिट हैं, आई थिंक ये एक ज़माने में हमने कहा था कि अगर आप किसी महीने में एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो अगले महीने फिर आपका बिल दोबारा अगर 200 से नीचे जाता है तो वहीं पे आ जाना चाहिए। सो ये टैरिफ का ओवरऑल रिफॉर्म, अगर आप 200 से नॉर्मल बिल में भी 201 पे जाते हैं तो तकरीबन 26% आपका जो टैरिफ है वो बढ़ जाता है। इस सारी चीज़ को हमें देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। पर नादिया, इससे बहुत ज़्यादा जब तक जनरेशन कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को देके इनके लॉसेस कम नहीं करेंगे, जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि एक लेगेसी कॉस्ट ₹3.25 की चल रही है, उसको हैंडल करना है। नादिया, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में आपकी 10,000 मेगावाट की खपत रह जाती है। आपको गैस से निकलकर अगर इस खपत को बढ़ा के 20,000 कर दें तो सोचें कि 2,100 तो आपने देना ही देना है इस साल। अगर आपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट कम करनी है तो हर सूरत में बिजली ज़्यादा बेचनी है। अब ये ऐसे कलीदी काम है। और आखिर में मैं फिर कहूँगा, नेपरा ओगरा को मार्केट मेकर बनाएं कम्पिटिटिव मार्केट्स के लिए। वो अभी तक टैरिफ देने से आगे नहीं जा पा रहे। आई एम श्योर ये सब करके हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत टाइम का मामला यही है कि बिजली का बिल अगर आप 25% अपनी तमाम टैक्सेस के बाद 25%, 30% रकम जो है वो आपका टेक होम होता है और उसमें से आधा तकरीबन आप बिजली के बिल में दे देते हैं। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या होगा
क्राइम रेट बढ़ेगा। लोग फिर दूसरे तरीके से और जालसाजियों के ज़रिए या जराइम करके अपने घर का अखराजात और अपने फैमिलीज़ को पाल सकेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो अज़्म इस्तेहकाम का जो शोर है वो शुरू होने से पहले ही काफ़ी हद तक अपोजिशन की बदौलत मुल्क की कंट्रोवर्शियल हो गया। मामला है क्या? हुकूमत कहती है ऑपरेशन है, सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं ऑपरेशन नहीं है, आखिर है तो है क्या? इस पर ज़रा बात करेंगे। ये करारदाद अमेरिका करारदाद के जवाब में आ तो गई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरी तरफ अमेरिका से आप हथियारों की भी डिमांड कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोचने की बात है कि कौन पाकिस्तानी ये चाहता होगा कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा ना हो। किस पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ना हो और एक्सट्रीमिज़म का खात्मा ना हो, या कौन पाकिस्तानी ये चाहता होगा कि पाकिस्तान में किसी की मदाखलत ना हो, हम अपने फ़ैसले जो है मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तारी के साथ करें। लेकिन जब यहाँ पर जो असल मामला आ जाता है वो आ जाता है आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट का। जब आपके हक़ में चीज़ें हो रही होती हैं, जब आपको सूट कर रही होती हैं, तो वो पॉलिसी सही हो या गलत हो उनको आप ओन करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही होती और आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट को उससे कोई फ़ायदा पहुंच रहा होता है, तो फिर आप उसको डिसओन कर देते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ इस हवाले से हैं और जो पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उसमें हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत पीछे चला जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, एक बड़ा उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया जिसकी वजाहत उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस की, लेकिन जिसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कि अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, उन्होंने बड़ा शोर भी डाला। मैं बात कर रही हूँ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस और क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे थे अपने ही बयान की, वो सुन ले पहले। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने ये बात कही कि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। हम भी अटैक करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यानी वो अफगानिस्तान जिसको कल आप जो है वो फॉल ऑफ काबुल को आप पीट रहे थे, आज आप उनके साथ जंग मोल ले रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है? मेरा महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, KP से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। महमूद जान बाबर साहब, ज़रा आपकी तरफ पहले आती हूँ और सुना आपकी कोई मीटिंग वगैरह भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, क्या कंक्लूजन निकला है? क्या हमारी ये पॉलिसी बन गई है कि जो सरहद पार से यानी अफ़गानिस्तान से जो लोग अटैक करते हैं या वहाँ जाके पनाह लेते हैं, हम उनकी टेरिटरी में घुस के उनको मारेंगे या उनके अंदर ये हमले करेंगे? जी बहुत शुक्रिया नादिया। देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान ने एब्रप्टली नहीं किया, आज ही ये सब कुछ नहीं हुआ, ये फैसला भी आज नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि आपको मालूम होगा कि जब से TTP ने पाकिस्तान में हमले शुरू किए हैं तो उनके साथ वो ना सिर्फ खुद अफगानिस्तान से आ रहे हैं बल्कि अपने साथ वो अफगान तालिबान के लोग भी लेके आ रहे थे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उस वक्त मसला बना कि एक ऐसा मुल्क जिसको बनाने में, जिसको अमन देने में हमने अपना किरदार अदा किया, अमेरिका और इनको एक टेबल पे बिठाया, अब वो यहाँ पे आके हमले कर रहे हैं। एक तो आप हमारे दुश्मन को जो वहां मौजूद है उसे यहाँ आने से मना नहीं कर रहे, उसे मेरे हवाले नहीं कर रहे, उसे कन्विंस नहीं कर और रहे, हम आने दे रहे हैं, वो मना नहीं कर रहे और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। नहीं, हम कैसे आने दे रहे हैं? और हाँ, हम जो आने दे रहे हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि ना सिर्फ आप उनको वहां रोक नहीं रहे बल्कि आपके लोग भी उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं। तो वो जो हमले शुरू हुए हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान अपने सरजमीन पे हमला करने वालों के खिलाफ अफगानिस्तान में लोगों को निशाना बना रहा है। अब तक हमारी इत्तला के मुताबिक इसलिए इन हमलों को फोन नहीं किया जा रहा था कि इससे एक और तासुर निकल रहा था, तो उसका भी एक ये नुकसान हुआ कि आप ऑन नहीं कर रहे थे तो मामला कहीं और जा रहा था और क्रेडिट भी किसी और का, तो कंफ्यूजन मुसलसल बढ़ रही थी। तो इस वजह से पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि वो जो भी हमला करेगा उसे ऑन भी करेगा और वो लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये हमले ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं,
नहीं, एक सेकंड, महमूद खान बाबा साहब कह रहे हैं हमले ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ये तो बहुत पहले से हो रहे हैं और इसकी तस्दीक हो चुकी है। खुद वहां पे अफगान तालिबान ने इसकी तस्दीक की है, खुद पीटीपी के लोगों ने इसकी तस्दीक की है और अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसकी ठीक है, तस्दीक ऑन करना आपने। चले, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ये मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब ये जो मामला है जिसमें हमने अज़्म इस्तेकाम की हमें ज़रूरत पेश आई, मैं बाद में बात करूंगी कि ऑपरेशन की नौयत क्या होगी, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हमने इतनी जंगें लड़ ली, हमने इतने ऑपरेशंस कर लिए, हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, लेकिन फिर वो स्ट्रेंथन हुए, वो पाकिस्तान वापस आए, वो पाकिस्तान में सेटल्ड हुए, और ये डिसीजंस कहाँ हुए, वो अकाउंटेबल क्यों नहीं है जिनके ये डिसीजंस थे, और कैसे ये इजाज़त दे दी? सर, इसकी जवाबदेही किससे करें? आई थिंक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एट टाइम हम समझते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बबल में रह रहे हैं, दो मुल्क। ऐसा नहीं है, पिछले 40 साल में 2 ऑक्यूपेशन हुई है 2 सुपर पावर्स की, तो ऑलरेडी एक डिस्टेबलाइज कंट्री तो है जिसके अंदर फॉरेन गवर्नमेंट्स आई, फॉरेन पावर्स आई, उन्होंने फिर अपना खेल खेला। पाकिस्तान ने रशिया की दफा भी अपना डिफेंड किया और अमेरिका की दफा भी अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की। सर, अभी कैसे आ गए? तालिबान की वापसी कैसे हुई, ये जानना चाह रही हूँ। जी, मैं पाकिस्तान के अंदर तालिबान की वापसी की बात कर रही हूँ, अफगानिस्तान के अंदर। सर, मैं पाकिस्तान के अंदर बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक जो बीच में एक डिसीजन हुआ था कि इनके साथ रिकंसिलिएशन की जाए और इनको सेटल किया जाए, आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, जिसमें पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप उस वक्त की रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी या मिलिट्री लीडरशिप थी। बिकॉज आपको रीड करना चाहिए था, आपको डायरेक्ट अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए थी जी कि इनको आप उधर रखें और उसको सेटल करें, जो भी, बिकॉज वी कांट डिस्कस विद टेररिस्ट। तो अभी आई थिंक पिछले 2 साल से जो पॉलिसी है या 1.5 साल से, वो ये है कि टेररिज्म पे 0 टॉलरेंस है। इसको इंशाल्लाह इधर भी लड़ा जाएगा और ट्रांसफ्रंटियर भी लड़ा जाएगा, जहां जरूरत पेश आएगी। 2 दफा पाकिस्तान डिस्प्ले कर चुका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ज़ाहिर ज़ीरो टॉलरेंस ही होनी चाहिए टेररिज्म को लेके। हम किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकते कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करे, लेकिन जो गलत पॉलिसीज़ होती हैं, जो गलत फैसले होते हैं, जिसका खुमियाजा हमारा प्यारा पाकिस्तान भुगतता है, अवाम भुगतते हैं, हम भुगतते हैं, हमारी फोर्सेस भुगतती हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या होती है? जी 100% होनी चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, दे शुड मेक इट अकाउंटेबल। किस तरीके से आप लोगों ने जो है इस तरह के डिसीजन लिए जहाँ पे उनको स्पेस मिली। बट अदरवाइज आई थिंक जो अगर आप अभी भी देखें जो बातचीत हो रही है अज़्म इस्तेकाम पे, मेनली इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ जो पिछले 2 साल से पॉलिसी चल, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जो सिविल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लीगल रिफॉर्म्स हैं। सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन क्या डिसीजन से पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लिया था उस वक्त की? अभी आप खुद कह रहे हैं ना कि म्यूचुअल डिसीजन था। पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप, और उसके अंदर देखें मिलिट्री होगी, इंटेलिजेंस अपनी इनपुट दे देती है, फाइनल डिसीजन लाइज विद द एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, फिर उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए उनको। तो उसमें डेफिनेटली ऑप्शन डिस्कस हुई होंगी, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन था। और अगर इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नज़ीर, वक्त को एक और मुख्तसर से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। महमूद जान बाबर साहब ज़रा बताएगा कि हुकूमत की जानिब से ऐलानात के बावजूद जो अज़्म इस्तेकाम का ऑपरेशन साबित करने पर तुला हुआ है, वो क्या मामला है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये कोई फुल फ्लैज ऑपरेशन है या नैरेटिव बिल्डिंग है, कोई मुख्तलिफ उस तरीक़ेकार है, क्या है मामला? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक और जो हुकूमत के बयानात हैं अभी तक, जिस लेवल से वो बयानात आ रहे हैं, तो उसके बाद उससे पहले भी मुझे यकीन था कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, कोई ये ऑपरेशन नहीं है। ये आईबीओज जो हो रहे हैं, ये तो 20,000 हो चुके हैं इन पिछले 2 सालों के दौरान। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और अब आपको अपनी फोर्सेस को, सबाम को वहां नहीं ले जाना पड़ता, अब टेक्नोलॉजी वहां पे लेके जाते हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, मजीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया से आप टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इंटरेस्ट किनका है कि वो इसको ऑपरेशन साबित करें? वो 3 किस्म के लोग हैं। एक, सबसे पहले वो लोग हैं जो कि पहले वाले ऑपरेशंस के नताइज उन्हें याद है, उन्होंने वो भुगते हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, वो मुकम्मल तौर पे उनकी मईशत तबाह हो गई थी। वो लोग जो डरे हुए हैं ऑपरेशन के किसी भी नाम से, आप उनको इंसानी ऑपरेशन का भी नाम बताए ना तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये कोई फौजी ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। एक तो वो डरे हुए लोग हैं, दूसरे वो सियासी लोग हैं कि जिनको अपने हुकूमत के साथ स्कोर सेटल करना है, तो उन्होंने
इसको ऑपरेशन का नाम देके उसको अपने नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त एक और गलती करने जा रही है। और एक जो तीसरी जो बड़ी कुव्वत है वो टीटीपी के अलावा अगर आप इसको देखेंगे, इसमें एक पेट्रोल का माफिया है जो कि ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, उनको ये सूट करता है कि इसके बारे में बात की जाए और इस किस्म की कार्रवाइयों को कंट्रोवर्शियल बना के इन्हें रोका जाए। यहाँ पे जो बिजली चोरी हो रही है, यहाँ पे जो डॉलर स्मगल हो रहा है, यहाँ पे जो टायर आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी एनसीपी गाड़ियों का कारोबार हो रहे हैं, वो जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन महमूद बाबर साहब आप खुद कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस आप खुद कह रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और ये होते रहे हैं और ये हो रहे हैं, होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो इसको मैनिपुलेट कर रही हैं, ये ऑपरेशन का नाम बता के उसको पॉलिटिसाइज करें। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, नेशनल सिक्योरिटी पर लेकर नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर वजीर आजम की जब चीज़ें सामने आई और एलामिया सामने आया, उस वक्त ऑपरेशन का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया गया था। अगर वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो कि ऑन गोइंग है, तो वाई दे यूज द वर्ड फॉर ऑपरेशन फॉर दिस अज़्म इस्तेहकाम? देखिए, हुकूमत को भी और उस वक्त जो फैसला करने वाले थे उनको अपनी भी गलती का एहसास हो गया था कि हमने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है जिसको शायद हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में तो गलती तो उन्होंने फिर वो कहते हैं कि हमने तो वापस भी ली। हमने बार बार कहा कि आपने क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया, आपका तारड़ साहब क्यों ही इसका नाम ऑपरेशन लेके इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए इसे वापस लिया कि इससे कंफ्यूजन बन गई थी कि ये शायद वो वाला ऑपरेशन है जो कि 6, 7, 8, 10 हो चुके हैं खैबर पुख्तनख्वा और फाटा में, जो पुराना फाटा था। तो इस वजह से हम बिल्कुल ठीक है। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से बात कर लूं, मैं वापस आती हूं आपकी तरफ। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएगा कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये ऑपरेशन है ही नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है होते हैं। तो फिर क्या वजह है कि हमारे पास ये खबर सामने आई कि जो हमारे मसूद खान साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका से छोटे हथियार मांगे हैं पाकिस्तान में ऑन गोइंग ऑपरेशन के लिए? इसकी शिकें देख ली, देखा थोड़ा सा हम इसको बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं। इस कंटिन्यूएशन ऑफ जो लेट्स से नैप 2014 था या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 के, उसमें एक चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल आर्म फोर्सेस, स्पेशली पुलिस की। अभी साफ जाहिर है पुलिस की अगर आप देखें एज कम्पेयर टू जो हथियार है, तो सबको पता है कि 7 से 8 अरब डॉलर का असला अफगानिस्तान में रहेगा। इसमें अमेरिकन हाई टेक वेपन सिस्टम है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं और काफी कुछ है। तो उसके कंपैटिबल जब वो टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके सिविल आर्म फोर्सेस पुलिस जो है जो मेन आप कह रहे हैं पुलिस के लिए मांग रहे हैं, डेफिनेट देखिए नहीं उसमें फ्रंटियर कोर है, उसके बाद पुलिस है और ये आपका जो एलाइज है उनके साथ आपके शायद पहले भी चलता रहता है, मिलिट्री एड है या इंप्रूवमेंट ऑफ लेट्स से आपका मिलिट्री। जो मेरे पास खबर है, मेरे पास जो खबर है सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरे पास जो खबर है जो डॉन की वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने वाशिंगटन पर जोर दिया है कि वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए मुल्क को छोटे हथियार और जदीद आलात फराहम करे। ये तो उसमें कोई हर्ज क्या, लेट्स से अगर आपके एलाइज है चाहे चाइना है या अमेरिका, वहाँ पे जरा ज्यादा हाईलाइट हुआ है, बट अदरवाइज कैपेसिटी बिल्डिंग अगर आपने करनी है, लाइक अभी ड्रोन वॉरफेयर आ गया, वी वुड लाइक कि पुलिस इस तरह इक्विप्ड हो, बिकॉज फौज तो डेफिनेटली लड़ रही है, लेकिन जो आपका टेररिस्ट आ रहा है उसके पास अमेरिकन वेपन सिस्टम है, सारी दुनिया को पता है। उसके कंपैटिबिलिटी के लिए अगर आप अपने दोस्त ममालिक से हथियार मांगते हैं, मेरे ख्याल में हरज कोई नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान इज गोइंग टू पे, कोई इस तरह एड में नहीं आनी। इसी तरीके से आपकी थर्ड डायमेंशन में इंटेलिजेंस की है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। सब मुख्तसर से आपका इस पे भी तज्जिया लूंगी कि कल हमने करारदाद एक देखी पार्लियामेंट में, और वो जवाबी करारदाद थी जो कांग्रेस ने में पास हुई 368 मेंबर्स ने। अब हमने अमेरिका को कहा कि जी आप हमें आंखें ना दिखाएं, हमारी आप मुदाखलत ना करें, हम मुदाखलत मंजूर नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और बात बिल्कुल सच भी है उसके साथ साथ। और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से, अमेरिका से हम ये भी कह रहे हैं कि जी हमारी इसमें मदद कीजिए, हमने एक ऑपरेशन करना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात है वो कहीं ना कहीं इससे जो है उसका कोई इम्पैक्ट होगा? जिसमें थोड़ा सा वही टाइम थी कि दो डिफरेंट चीजें हैं। एक रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, उनकी लेट से अवाम की तरफ से इजहार है उनकी पार्लियामेंट का या कांग्रेस का, इधर से उसका जवाब चला गया। मैं भारत की मिसाल लूंगा, अभी सख्त
दे आर अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ जो इनके डेथ स्क्वाड्स हैं। अमेरिका ने बड़ी सर्जिश की है। क्या अमेरिका और भारत के ताल्लुकात खत्म हो गए? जो बाकी पैरेलल चल रहे हैं, ट्रेड भी चल रहा है, डिप्लोमेसी भी है, तो मेरे ख्याल में खामखा मिक्स कर देना जी कि एक तरफ आपने रेजोल्यूशन पास किया, दूसरी तरफ आपने हथियार। दिस इज आई थिंक वेरी वेरी अब्सर्ड लॉजिक। ये चीजें चलती रहती हैं, उनकी पार्लियामेंट ने या कांग्रेस ने किया, आपने उसका जवाब दे दिया कि ये इंटरफेरेंस है, बट डजंट मीन कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात जो है बिल्कुल डेंट हो गए। इस तरीके से चाइना है, ईरान के साथ आपका मिलिट्री एक्सचेंज हुआ फायर का, एंड देन प्रेसिडेंट ने विजिट किया, तो आपके ख्याल में जो है इन दोनों में कितनी मुमासलत है? जी जी सर, कोई सिग्निफिकेंस है आप समझते हैं जो कांग्रेस में 368 मेंबर्स ने साइन किया, एक रेजोल्यूशन पेश किया है, तहकीकात का भी मुतालबा किया है? जी जी, उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन बात यह है कि रेजोल्यूशन वगैरह इधर से बड़े बड़े पास होते रहे और अमेरिकन कांग्रेस ने अगर कर दिया है, एंड आई एम श्योर वहाँ पे डायस्पोरा ने जो पार्टी है वहाँ पे एक्टिव है इनके, उन्होंने शायद अपने वोटर्स इनको मजबूर किया और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब दे दिया कि दिस इज इंटरफेरेंस बिकॉज ये टोटली इंटरनल मामला है। हाँ, बाकी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उस पर बात हो सकती है, उसमें कॉमन इंटरेस्ट पे भी बात हो सकती है। टाइम अमेरिका जो है चाइना के साथ बढ़ते ताल्लुकात पे नाराज होता है, तो ये चीजें आई थिंक डिप्लोमेसी में चलती रहती हैं, और मेरे ख्याल में इसको मिक्स करना जो है इट विल बी अनफॉर्चुनेट। बेटर सर। महबूजान बाबर साहब, ज़रा मुझे बताएगा कि कुछ एक लोगों का एक एंगल वो ये भी देख रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तान ने चाइना का विज़िट किया और चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान की एक जो रिलेशनशिप उसको रिलेट कर रहे हैं कांग्रेस में पेश होने वाली जो रेजोल्यूशन है वो, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कुछ, या उसकी कुछ सिग्निफिकेंस देख रहे हैं? जी देखिए, एक बात तो है ना कि ये पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जो हर किसी को चाहिए। इस वक्त जो दो ब्लॉक हैं वो दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ रहे, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो वहां से वो प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो भी इसीलिए डाल रहे हैं कि हम उनके साथ रहें। और जो दूसरी तरफ हमारी जो यहाँ का जो ब्लॉक है, तो उसमें हमें ये सूट करता है कि शायद हम उनके साथ चले जाएं। तो इम्पैक्ट तो इसका ये होगा कि वहां से ऐसी चीजें आएंगी, उनके पास तो इसके अलावा भी टूल्स हैं। वो तो IMF भी हमारे खिलाफ आ जाता है, फिर वर्ल्ड बैंक की भी चीजें आ जाती हैं, USA भी कुछ, वो ये चीजें जो हैं ये डिप्लोमेसी के लिए टूल्स होते हैं। वो दूसरी बात है कि हम बाउंड नहीं है कि हम उनकी बात माने, लेकिन इसका असर होता है। उसकी वजह ये होती है कि फिर पूरी दुनिया में वो लोग उसकी बात कर दें। जी एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में बात होती है, वो चीज़ हाईलाइट होती है। पूरी दुनिया में ये चीज़ हाईलाइट हुई कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए उसमें बेज़ाब्तगियाँ पाई गई, यानी इरेगुलर हुई, उसमें शफाफियत नहीं थी। और फिर तहकीकात का मुतालबा, सिर्फ ये नहीं कि आपने एक अपना कंसर्न शो किया, आपने तहकीकात का मुतालबा भी किया है। लेकिन बहरहाल इससे पाक US रिलेशन पे डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दीगर भी टूल्स होते हैं, उसको एज अ टूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद किया भी गया हो। महबूजान बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब आपका भी शुक्रिया। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।